मेरे हाथ में ये किताब पहली बार आई तो मेरी भी पहली दरखास्त जितेंद्र से यही थी कि अलग अलग क्षेत्रों को भी हम कैसे जोड़ पाए, क्योंकि ये महज एक किताब नहीं है, ये एक मैं कहूं तो एक रोशनी का सुराग भी है। रोशनी का सुराग इस मायने में कि एक और चीज हम दोनों की साझा बातचीत में निकला था। आमतौर पे हम कहते हैं कि कोई चीज हाशिए पे धकेल दी गई, आदिवासी समुदाय हाशिए के बाहर की चीज हो गई, वो पूरा का पूरा समुदाय। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इस तरह की किताब जब आती है तो हम सबको, और ये किस दौर में आ रही है ये भी सोचना होगा। मैं अक्सर कहता हूं एक बात, और आज यहां दोहरा रहा हूं, हमें नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग खूब बढ़ाई है, जितना ही उन्होंने स्टाइफल करने की कोशिश की। अब मैं आपको बताऊं, बाबा साहब और नेहरू को मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा था उनके आने से पहले। हालांकि उनका इशारा और इरादा कुछ और है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। अब लक्ष्मण ने प्रोफेसर की डायरी लिख दी, जितेंद्र जी ने एक पूरे समाज का, जिसको हाशिए के भी पढ़े था, वो ला दिया। इसलिए हम लोगों को थैंक यू मोदी जी बोलना चाहिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, एक और चीज, हमारा समाज कितना बदला है। एक छोटा वाकया, सुकुमार साहब यहाँ एक हाल में मैंने राज्यसभा में प्रश्न पूछा था फैकल्टी रिक्रूटमेंट का, जिसमें भयावह थी तमाम ओबीसीज, एससीज, एसटीज इन पर्टिकुलर। सुकुमार साहब ने उस आर्टिकल, उस डेटा पर पूरा एक नैरेटिव, सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल नैरेटिव एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में लिखा, और मैंने उसको शेयर किया ट्विटर हैंडल पे। और मुझे जो नीचे कमोबेश, जो कल भी एक अलग नीचे कहा कि तुझे पता है तेरा जन्म कहां हुआ है। मैं मुंह लगता नहीं आमतौर पर उस मीडियम में, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम एक दो लोगों को यह कहूं कि यार मुझे पता है ऐसे देश में जन्म हुआ है जहां एक संविधान है, और जो संविधान के बाहर है वो मेरे ज्ञान से बाहर है। जो संविधान में है मैं उसकी बात करूंगा। कई लोगों को बड़ी आपत्ति हुई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के दौरान। मैं आज भी कहता हूं, मेरी आपत्तियां किस बात से थी कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण का प्रावधान है। और 100 बार हम में से अधिकांश लोगों की, यहां मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि मंच से आप विलग नहीं हैं, आप सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई चेहरे मैं देख रहा हूं, सामाजिक और शैक्षणिक। और बार बार इस बात को इस मंच के तमाम लोगों ने दोहराया कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, आरक्षण पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण बाबा साहब के नपे तुले शब्दों में प्रतिनिधित्व है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ऐसा क्यों है, मैं इनकार नहीं करता हूं, अलग अलग जातियों में भी गरीबी होगी, लेकिन ऐसा क्यों है, शुक्रिया सुकुमार भाई, ऐसा क्यों है कि जब हम जाति जनजाति में जाते हैं नीचे की ओर गरीबी बढ़ती है, ऊपर कंसंट्रेशन कम होता जाता है। तो रिश्ता साफ है। और उस संदर्भ में तो मैं आपको देश की फिजा के बारे में ये बात कह रहा था कि माहौल क्या है। और यहां मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि मोदी जी ने 10-12 वर्षों में इस देश में एक ऐसा टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन फलसफा दे दिया है, जहां अगर आप उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते तो सबसे माइल्ड वर्ड आपके लिए आप अर्बन नक्सली। मैं नहीं जानता कि अर्बन नक्सल, लेकिन अपने विद्यार्थी जीवन में नक्सली कुछ दिन रहा हूं।
और इसका गर्व है मुझे, कोई रिग्रेट नहीं है मन में। नक्सली कौन होते थे? एक विजन तो था ना। आज की एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि नक्सल आंदोलन के खात्मे का तथाकथित छत्तीसगढ़ में और अडानी का पेनिट्रेशन बढ़ना, दोनों एक साथ हो रहा है। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो रिश्ते में गहराई होगी। ये समझना हम सब लोगों को जरूरी है, सब लोगों के लिए, कि ये जो एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है गवर्नेंस की, ये नियो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये अपना जस्टिफिकेशन ब्राह्मणिक पैराडाइम में ढूंढ रही है, और वो पैराडाइम किसी के लिए भी हितकर नहीं है। आदिवासी समाज, दलित, पिछड़े और किसी भी जाति के प्रगतिशील तत्वों, वोट किसी को दीजिए, वो आपकी चॉइस, लेकिन संविधान के अंदर उस दायरे में अगर आपकी सोच नहीं है, आप सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं। आप दूसरों को एंटी नेशनल ना बोले, आप एंटी नेशनल है, क्योंकि मेरा देश संविधान से चलेगा, किसी संघ के विधान से नहीं चलेगा। दो तीन छोटी छोटी बातें, मुझे 5 बजे एक मीटिंग और है पार्लियामेंट में, वाइस प्रेसिडेंट साहब में हमने एक कैंडिडेट दे दिया है और उससे संबंधित एक मीटिंग है। देखिए, औपनिवेशिक इतिहास की किताब पर बहुत सारी चीजें, मैंने कह दिया कि ये किताब, इसके अंग्रेजी संस्करण जब इसका आएगा तो अब भी मैं मौजूद रहूंगा, क्योंकि ये किताब कई भाषाओं में जानी चाहिए। और जब मैं इस बात से सहमत हूं कि ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, ये एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, लेकिन कुछ समानताएं भी, समानताएं हैं, और उन समानताओं को अंडरलाइन करना होगा। औपनिवेशिक लेखन ने बहुत नुकसान किया, लेकिन तथाकथित राष्ट्रवादी लेखन ने उससे बड़ा नुकसान कर दिया। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, उसने भी बहुत नुकसान किया, क्योंकि पूरे तीनों में एक चीज कॉमन थी, ये मैक्रो लेवल पे चीजों को देख रहे थे। तो गांधी के आंदोलन और उसके पूरे के पूरे अम्ब्रेला में बाकी छोटी छोटी चीजें गुम हो गई। इवन सबाल्टर्न स्कूल, मैं इतिहास का नहीं हूं, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में इतिहास था तो थोड़ा दखल था इतिहास में। आजकल दौर एक अलग प्रकार का चला हुआ है। एक इतिहास लेखन में एक विधा होती है काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन, यानी आप कल्पना करते हो, अगर सीजर रूबिकॉन क्रॉस नहीं किया होता तो इतिहास क्या होता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से इसी बार 15 अगस्त को उन्होंने बहुत कल्पना की। अब नेहरू तो खैर क्या कहूं, मैं सदन में कई दफा बोल चुका हूं कि यार एक मंत्रालय बना लो, दिल्ली का झंझट ही खत्म, उन पे मुकदमा कर दो कि नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को उस मौके पे आरएसएस की भूमिका की तारीफ कर रहे थे। विजयादशमी में करते तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन लाल किले की प्राचीर 15 अगस्त, और आप आरएसएस की, खुद आरएसएस के सरसंघ चालक चौंक के बैठ गए होंगे, हम कहां थे, हम तो थे ही नहीं। तो ये इसको कहते हैं काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री राइटिंग, और आजकल उस लेखन का दौर चल रहा है। और एक डोमिनेंट इलीट वर्ग की भी अपनी एक सोच और एक समझ होती है। अगर आप देखें आदिवासी से, एक मैं छोटा वाकया देता हूं। मेरे एक मित्र हैं जेएनयू में, बटाब्याल, राकेश बटाब्याल, उन्होंने एक बहुत अच्छा पीस लिखा शिबू सोरेन साहब का, उनकी मृत्यु के बाद, देहावसान के बाद। पूरे 4 दिन अखबार में शिबू सोरेन को सिर्फ एक ट्राइबल लीडर, बल्कि कई लोग तो एक ट्राइब का नाम लेके लीडर बता रहे थे। मैं उस दौर में विद्यार्थी था रांची का,
शिबू सोरेन की एक उंगली उठती थी, पूरा रांची, पूरा झारखंड आज का बंद हो जाता था। सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं थे, एक कल्पना के सृजक थे। लेकिन हां, बड़ा आसान है कैटेगरी में बांध देना। अब मुझको कमाल लगता है, आप ट्राइबल लीडर बोलते हो, बैकवर्ड लीडर बोलते हो, दलित लीडर बोलते हो, फॉरवर्ड लीडर कभी क्यों नहीं बोलते हो? अपर कास्ट लीडर क्यों नहीं बोलते हो? ये कैटेगरीज, इनके पीछे भी एक मंशा है। ये किताब उन वर्गीकरण को भी तोड़ेगी, ये मेरा भरोसा है। और मैं बार बार, लक्ष्मण बोल रहे थे, सुकुमार भाई भी बोल के गए, एप्रोप्रिएशन, इससे भी सावधान रहना। मतलब मैं एक छोटा उदाहरण आपको दूं। जब मैं रांची में था और काफी मेरे ट्राइबल दोस्त थे, धर्मांधता इस लेवल पर नहीं देखी थी मैंने। इससे भी सावधान रहना, सिर्फ आदिवासियों को नहीं, हम सबको। क्योंकि धार्मिकता और धर्मांधता की के बीच की जो दीवार है वो खत्म कर दी गई है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं किया, बाजार ने उनका साथ दिया। तो आप कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, और यहां मैं इस बात से सहमत हूं, जैसे सप्तगिरी भाई कह रहे थे, थोड़ा उनसे विलग, लड़ाइयां साझेदारी की करनी होगी, सॉलिडारिटी की करनी होगी। चाहे इतिहास लेखन हो या इतिहास की किसी धारा को खारिज करना हो। यह किसी भी, वो शहरयार की एक मशहूर लाइन है, इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर अकेले जितेंद्र मीना से नहीं होगा। सबको आना होगा, अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। और मेरा तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही बिगड़ गया, लेकिन जो भी मैं समझता हूं कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने आप प्रारंभ में कहा, हम सब ने, आप सबको, क्योंकि मैं देख रहा हूं चेहरे, नाम सबका नहीं ले सकता, आप सब एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे मत छोड़िए। मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं, हम लोग की बहुत मीटिंग होती है, लेकिन मैं कहूं, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से चुनाव देखती हैं। अगर राष्ट्र निर्माण, और यहां मेरी थोड़ी आपत्ति भी है, ये राष्ट्र बना ही नहीं है साहब, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, या इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम राष्ट्र क्या, मेन स्ट्रीम क्या होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो भी राजस्थान का सब हिस्सा नहीं। ये मुख्य धारा अगर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो माफी के साथ कहता हूं, मैं इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं। अगर यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की पब्लिक लाइफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं साथ में नहीं। मैं हिंदी भाषी हूं, मेरी मूल भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी जो भी कह लूं, लेकिन हिंदी भाषी होने के कारण मैं मराठी से नफरत नहीं कर सकता, तमिल से नफरत नहीं कर सकता। इसलिए ये राष्ट्र एक सतत निर्माण की प्रक्रिया में है, और इस निर्माण की प्रक्रिया में जब कभी ये राष्ट्र बनेगा, पूर्णतः ये देश बनेगा, उसमें इन सारे योगदानों को हिस्सेदारी दी जाएगी आबादी के हिसाब से।